तो हम लोग जो है इस क्लास में पढ़ेंगे कंप्यूटर। ठीक है, और कंप्यूटर के जितने सारे टॉपिक है, चैप्टर हैं, उन सारे चैप्टरों को हम लोग पढ़ेंगे। और कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, चाहे एसएससी आप हो, रेलवे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे सिविल कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो, उसमें भी कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते ही हैं। फिर अगर हम बात करें बीएसपीसीएल, यानी अगर किसी भी ट्रेड वाले एग्ज़ाम होते हैं, उनसे उसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं कंप्यूटर से। तो जो जो भी प्रश्न कंप्यूटर से पूछे जाएंगे, उन सारे टॉपिकों को हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक हमारा है। तो सबसे पहले हम लोग जो है फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कंप्यूटर बेसिक्स, यानी बेसिक्स कंप्यूटर। ठीक है, फिर हमारा रहेगा कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के बारे में, फिर आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार जो है हमारा जो है टॉपिक रहने वाला है, यानी इसी क्रम में। फिर हमारा 5 नंबर टॉपिक है मेन पार्ट, पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एमएस ऑफिस में जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, उन सारे टॉपिकों को हम लोग पढ़ेंगे। इंटरनेट में जो है बहुत सारा टॉपिक है। अगर हम बात करें कौन कौन सा टॉपिक है, तो देखिए इंटरनेट में ईमेल हो गया, डाउनलोडिंग हो गया, अपलोडिंग हो गया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गया, वेब ब्राउज़र एंड सर्च इंजन हो गया। फिर साथ ही में बेसिक फिर जो हमारा सेकेंड 12 नंबर टॉपिक रहेगा वो है बेसिक ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग डिवाइस, कंप्यूटर प्रोटोकॉल्स, नेटवर्क टोपोलॉजी, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, डाटा कम्युनिकेशन, ओएसआई मॉडल। फिर हमारा जो रहेगा साइबर सिक्योरिटीज, जैसे हैकिंग, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन, प्रिवेंटिंग मेजर्स, इन सारे टॉपिकों को हम लोग पढ़ेंगे। फिर हमारा जो रहेगा वो मिसलेनियस रहेगा। ठीक है, और मिसलेनियस में हम लोग क्या देखेंगे, तो आईटी ट्रेड्स, फिर कंप्यूटर जो है पर्सनालिटीज, फिर एब्रीविएशन। ठीक है, और कुछ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हमारा फर्स्ट। ठीक है, और फर्स्ट टॉपिक क्या है, कंप्यूटर बेसिक्स। ठीक है, और कंप्यूटर बेसिक्स में हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर। तो आइए जानते हैं कि आखिर कंप्यूटर हम कहते किसे है, कंप्यूटर होता क्या है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि इसमें हम पढ़ने वाले क्या क्या है, हम क्या पढ़ेंगे इसमें। तो हम पढ़ेंगे क्या, तो हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में, फिर कंप्यूटर के विकास के बारे में, फिर कंप्यूटर की पीढ़ियाँ के बारे में, कंप्यूटर के भाग के बारे में, कंप्यूटर के प्रकार के बारे में, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर की जो सीमाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर जो है परीक्षा प्रयोगी यानी एग्जाम की दृष्टि से जो भी तथ्य है उसके बारे में हम देखेंगे, और फिर प्रश्न पुस्तिका यानी जो है इससे जो प्रश्न बनेंगे उनको भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कंप्यूटर। ठीक है, कि कंप्यूटर क्या होता है। तो देखिए, कंप्यूटर जो है ना एक लैटिन शब्द कंप्यूट से लिया गया है। तो कंप्यूटर जो है एक लैटिन शब्द कंप्यूट से लिया गया है। तो कंप्यूट का अर्थ क्या होता है, गणना करना, यानी कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, गणना करना, इसलिए इसे गणना यंत्र भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, गणना यंत्र कहा जाता है। और किस लैटिन शब्द से लिया गया है, तो कंप्यूट से लिया गया है कंप्यूटर को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, कंप्यूटर जो है एक स्वचालित इलेक्ट्रिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर जो है एक स्वचालित इलेक्ट्रिक मशीन है, जिसमें हम अप्रकृष्ट आंकड़े देकर प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा इन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में क्या करते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। अगर हम बात करें कंप्यूटर के फुल फॉर्म का, तो कंप्यूटर का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए कंप्यूटर का फुल फॉर्म जो होता है, एक तो होता है कॉमन। ठीक है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन हो गया, ऑपरेटिंग हो गया, मशीन हो गया, पार्टिकुलर हो गया, यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो याद रखना है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म जो है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलर यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन रिसर्च होता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। तो मान लीजिए कि आपसे इंटरव्यू में ही पूछ दिया जाए कंप्यूटर के बारे में, जैसे सिविल कोर्ट में भी पूछा जा सकता है इसमें प्रश्न। ठीक है, तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म याद रखना है, सी फॉर कंप्यूटर, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पार्टिकुलर, ठीक है, यू फॉर यूज्ड फॉर, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च। ठीक है, होता है, याद रखना है कंप्यूटर का फुल फॉर्म जो इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कंप्यूटर के पितामह,
ठीक है। तो कंप्यूटर के जो पितामह किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर के पितामह, जबकि पर्सनल कंप्यूटर के जनक एडवर्ड जो है रॉबर्ट्स को कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि कंप्यूटर के जो है पिता कौन है, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर, जिन्हें कभी कंप्यूटर का जो आविष्कारक माना जाता है तो है चार्ल्स बेबेज। ठीक है। लेकिन दूसरा प्रश्न आपसे घुमाकर पूछा जा सकता है कि जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, जिसे हम पीसी कहते हैं, पीसी बोले तो पी फॉर पर्सनल, सी फॉर कंप्यूटर, तो पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन है, तो एडवर्ड रॉबर्ट्स है। ठीक है। एडवर्ड रॉबर्ट्स जो है क्या है, पर्सनल कंप्यूटर के जनक हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि विश्व कंप्यूटर जो है साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है कि वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है 2 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कंप्यूटर दिवस तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आइए हम जानते हैं कंप्यूटर का विकास से संबंधित प्रश्न। ठीक है। तो कंप्यूटर के विकास से संबंधित जो भी प्रश्न है उन सभी को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम सभी जान रहे हैं कि यहाँ जो आविष्कारक दिया हुआ है, आविष्कार दिया हुआ है, फिर यहाँ किस सन में हुआ उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है। आविष्कार हो गया, सन हो गया, विशेष हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद जो है आविष्कारक हो गया। ठीक है। तो कब कौन इसके आविष्कारक है, ये सारे डिटेल जो है यहाँ पे क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एबेकस के बारे में। एबेकस, ठीक है। एबेकस, एबेकस का जो आविष्कार हुआ था, सबसे पहले एबेकस का आविष्कार हुआ था 1602 में। कब हुआ था, एबेकस का भी जो आविष्कार हुआ था 1602 में हुआ था। इसे जो है विश्व का प्रथम गणना यंत्र कहा जाता है, जिसके आविष्कारक जो है बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए किया गया था। ठीक है। और इसके आविष्कारक कौन है, तो जो है टीम क्रेमर है, टीम क्रेमनर है, याद रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि सबसे पहला जो है कौन सा था, तो सबसे पहला जो था एबेकस था। एबेकस का आविष्कार कब हुआ था, तो 1602 में। हम सभी जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में होती है। ठीक है। तो उसी से याद रखना रिलेट करके कि एबेकस की जो स्थापना हुई थी 1602 में हुई थी। ठीक है। इसे विश्व का प्रथम गणना यंत्र कहा जाता है, जिसका आविष्कार बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए किया गया था। यानी बेबीलोन शहर में किस लिए किया गया था, तो बेबीलोन शहर में अंकों की गिनती के लिए किया गया था, यानी अंकों गिनने के लिए। ठीक है। और इसके आविष्कारक कौन थे एबेकस के, तो टीम क्रेनमर थे। कौन थे, टीम क्रेनमर थे। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेपियस बोन्स। कौन सा है, नेपियस बोन्स या लोगोरिथम। ठीक है। तो नेपियस बोन्स और लोगोरिथम जो है, इसकी जो आविष्कार होता है 1617 में होता है। कब होता है, 1617 में होता है। ठीक है। तो नेपियर नाम ही है नेपियर बोन्स, तो इसके आविष्कार कौन किए होंगे, जॉन नेपियर ने किया था। इसके आविष्कार किसने किया था, जॉन नेपियर ने। एबेकस के बाद ये दूसरा गणना यंत्र था। एबेकस के बाद ये क्या हुआ था, दूसरा नंबर का था, जिसका आविष्कार एक स्कॉटलैंड देश में किया गया था। तो एबेकस का आविष्कार कहाँ किया गया था, बेबीलोन में। और नेपियर का आविष्कार कहाँ किया गया था, तो स्कॉटलैंड में किया गया था। जॉन नेपियर ने इसके आविष्कार किए थे। नेक्स्ट हमारा है पास्कलाइन। ठीक है। अब नाम देखिए, पास्कलाइन है तो किसने किया होगा, तो ब्लेज पास्कल ने इसका आविष्कार किया था पास्कलाइन का। कब किया था, तो 1642 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था पास्कलाइन का। ठीक है। तो पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया था, तो पास्कल ने। ये जो है प्रथम यांत्रिक गणना केवल जोर घटाने वाली मशीन का आविष्कार किया गया था। ठीक है। यानी यह जो था ना प्रथम यांत्रिक गणना, केवल इससे क्या होता था, जोर घटाने वाली मशीन था। ठीक है, पास्कलाइन। तो किसने किया था, ब्लेज पास्कल ने किया था 1642 में। नेक्स्ट हमारा है लेबनीज कैलकुलेटर। ठीक है। लेबनीज कैलकुलेटर की अगर हम बात करें तो लेबनीज ने ही आविष्कार किया था। किसने, गोटरीड लेबनीज ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है। ये जर्मनी के गोटरीड लेबनीज ने पास्कल के मशीनों को बेहतर बनाया, जिसे गुना भाग भी किया जाता था। तो जो 1642 में पास्कलाइन था, उसी को उन्होंने क्या किया और अच्छे ढंग से विस्तारित किया। कहने का मतलब है कि जो पास्कलाइन ने बनाया था उसमें क्या होता था, तो जोड़ और घटाव होता था, लेकिन इसमें ऐड किया गया गुना और भागा। तो किसने, लेबनीज कैलकुलेटर में। ठीक है। जिसे गोटरीड लेबनीज ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट हमारा है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो 1821 में, और चार्ल्स बेबेज ने किया था डिफरेंस इंजन का आविष्कार। इन्हें ही फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। भाप से चलने वाले डिफरेंस इंजन का जो है आविष्कार किया था, यानी भाप से
चलने वाले डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था और इसका उपयोग बीजगणित में भी किया जाता था। नेक्स्ट हमारा है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना होती है 1837 में होती है। किसने करते हैं? तो देखिए, इंजन हो गया तो इंजन चार्ल्स बेबेज, याद रखना है, ठीक है। बेबेज ने जो है स्वचालित एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया जो जोड़ घटाव गुना भाग कर सकता था। फिर नेक्स्ट हमारा है टेबुलेटिंग मशीन। अब देखिए, टेबुलेटिंग मशीन जो है इसका आविष्कार होता है 1890 में, ठीक है। और ये जो था छिद्र के हुए कार्डों द्वारा संख्या पढ़ने का कार्य किया जाता था टेबुलेटिंग मशीन के द्वारा। और हम हरमन जो है होलेरिथ ने जो है टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया था। हरमन होलेरिथ, याद रखना है, हरमन होलेरिथ ने जो है टेबुलेटिंग मशीन का जो है क्या किया था? आविष्कार किया था। फिर हम लोग जो देखने वाले हैं एबीसी यानी एक्टानासोफ बेरी कंप्यूटर, ठीक है। इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो आविष्कार जो हुआ था 1939 में हुआ था और जॉन एटानासोफ, ठीक है, और विलफोर्ड बेरी ने किया था, ठीक है। यह जो है पहला इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया था, ठीक है। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जिसका आविष्कार किया गया था। फिर हम नेक्स्ट देखने वाले हैं मार्क वन, ठीक है। मार्क वन का आविष्कार 1944 में हुआ था। यह विश्व का प्रथम जो है पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिकी यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल गणना यंत्र था जिसमें डेटा संग्रह हेतु 5 पेपर टेप का प्रयोग हुआ था, ठीक है। और इसके जो आविष्कार कौन थे? तो हार्बर्ट आइकन थे मार्क वन के। फिर नेक्स्ट हमारा है कि एनियक। अगर एनियक की बात करें तो एनियक का आविष्कार हुआ था 1946 में। यह प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया जिसमें एनियक का नाम दिया गया था, ठीक है। और जेपी एकट तथा जॉन मोचली ने इसका आविष्कार किया था। फिर नेक्स्ट हमारा है एडवेक। एडवेक क्या था? एडवेक का आविष्कार हुआ था 1947 में जब देश अपना आजाद हो गया था। तो संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा देकर एडवेक का विकास किया गया था और ये वान न्यूमैन थे इसके आविष्कारक। तो एनियक के कौन थे? जेपी एकट और जॉन मोचली। एडवेक के कौन थे? तो वान न्यूमैन थे। और एडसेक के कौन थे? तो याद रखना है नेक्स्ट हमारा एडसेक। एडसेक का आविष्कार हुआ था 1949 में। यह पहला जो है प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है, जिसका आविष्कार मॉरिस विल्सन को जाता है श्रेय। नेक्स्ट हमारा है यूनिवेक वन। यूनिवेक वन का आविष्कार 1954 में हुआ था। यूनिवेक वन प्रथम जो है व्यापारिक कंप्यूटर था, जैसे जीईसी यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक जो है कॉर्पोरेशन ने इसका आविष्कार किया था यूनिवेक फर्स्ट का। फिर नेक्स्ट हमारा है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। इसे जो है एंड्रा बॉट्स एवं बिल गेट्स और MIT कंपनी ने इसका आविष्कार किया था माइक्रो कंप्यूटर का। ये पहले जो है 1880 आधारित माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया गया। पहले 80 आधारित जो है माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया गया जिसे पर्सनल कंप्यूटर के निर्माण को नई दिशा मिली। नेक्स्ट हमारा है क्रे वन। क्रे वन क्या था? तो 1976 में इसका आविष्कार किया गया था। यह पहला सुपर कंप्यूटर था जो कई मिलियन गणनाएं कुछ सेकंड में करने में सक्षम था, ठीक है। और क्रे रिसर्च कंपनी ने इसका आविष्कार किया था क्रे वन का, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा ओसबॉर्न वन। ओसबॉर्न वन का आविष्कार 1981 में हुआ था, ठीक है। और यह पहला जो था पोर्टेबल कंप्यूटर था और ये IBM ओसबॉर्न कंपनी ने जो है इसे बनाया था। अब जो हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर क्षेत्र में प्रथम से संबंधित यानी कौन थे। तो देखिए, विश्व का अगर पूछे कि प्रथम जो है गणना यंत्र कौन था, तो एबेकस था, ठीक है। विश्व का प्रथम गणना यंत्र कौन था? एबेकस था। प्रथम मैकेनिकल एडिंग यंत्र कौन था? तो देखिए, प्रथम मैकेनिकल जो है एडिंग यानी जोड़ने वाला यंत्र जो था वो कौन था? पास्कलाइन था, ठीक है। और विश्व का प्रथम प्रोग्राम कौन था? लेडी एडा अगास्टा। ये प्रथम प्रोग्राम था, लेडी एडा अगास्टा। फिर नेक्स्ट हमारा है कि विश्व का पहला जो है जर्नल पर्पस कंप्यूटर कौन था? तो एनालिटिकल इंजन, ठीक है। तो विश्व का पहला जो है जर्नल पर्पस कंप्यूटर कौन था? एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट हमारा है विश्व का पहला जो है प्रोग्रामिंग यंत्र कौन था? तो एनालिटिकल इंजन जो है विश्व का प्रथम प्रोग्रामिंग यंत्र था, एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट हमारा है कि विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र कौन था? तो मार्क वन जो था विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत जो है यांत्रिक गणना यंत्र था, मार्क वन। नेक्स्ट हमारा है कि पहला जो है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ABC, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि विश्व मतलब ABC कहने का मतलब कि एनाटोस ऑफ बेरी कंप्यूटर। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? तो एनियक था। नेक्स्ट है कि संग्रहित प्रोग्राम के आधार पर पहला कंप्यूटर कौन था? एडवेक था। यानी संग्रहित प्रोग्राम के आधार पर जो पहला कंप्यूटर था वो एडवेक था। पहला प्रोग्राम जो है संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर कौन था? एडसेक था। विश्व का प्रथम जो है व्यापारिक कंप्यूटर कौन था? यूनिवेक
फर्स्ट था। विश्व का प्रथम जो व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर कौन था? एप्पल 2 था। विश्व का प्रथम जो है सुपर कंप्यूटर कौन था? क्रे 1 था। और विश्व का पहला जो है पोर्टेबल कंप्यूटर कौन था? ओसबॉर्न 1 था। विश्व का पहला पोर्टेबल कंप्यूटर था ओसबॉर्न 1। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1। विश्व का प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर एप्पल 2। विश्व का प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवेक 1। पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर एडसेक था। संग्रहित प्रोग्राम के आधार पर पहला कंप्यूटर एडवेक था। विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनिएक था। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एबीसी था। और विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र जो था मार्क 1 था। विश्व का पहला जो है प्रोग्रामिंग यंत्र कौन था? एनालिटिकल इंजन था। विश्व का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन था? एनालिटिकल इंजन था। विश्व का प्रथम प्रोग्रामर कौन था? लेडी एडा अगस्टा था। और प्रथम मैकेनिकल एंटी यंत्र कौन था? पास्कल है। और विश्व का प्रथम गणना यंत्र कौन था? एबकस था। इन सारे जो है ना ये पूछे जाते हैं प्रथम वाला, ठीक है, तो इनको याद रखना है। अब देखिए एग्जाम की दृष्टि से जो है हेल्पफुल रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, तो देखिए एनिएक का फुल फॉर्म पूछता है बार बार, ठीक है, तो याद रखना है एनिएक का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो याद रखना है कि एनिएक का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। एनिएक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एनिएक जो था इसका फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखना एनिएक का जो फुल फॉर्म होता है ये विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था एनिएक, ठीक है, इसे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है एडवेक। एडवेक का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए एडवेक के बारे में हमने बताया था कि एडवेक क्या था, तो देखिए एडवेक का फुल फॉर्म के बारे में बात करें, ये संग्रहित प्रोग्राम के आधार पर पहला कंप्यूटर था एडवेक। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल एटॉमिक कंप्यूटर, ठीक है, एडवेक का फुल फॉर्म क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल एटॉमिक कंप्यूटर, याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा एडसेक। एडसेक का अगर फुल फॉर्म पूछे कि एडसेक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिले स्टोरेज एटॉमिक ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यानी एडसेक का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। नेक्स्ट हमारा है आपसे पूछे यूनिवैक। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, याद रखना है। तो एनए का फुल फॉर्म ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एन फॉर न्यूमेरिकल, आई फॉर इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एडवेक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल एटॉमिक कंप्यूटर। एडसेक का फुल फॉर्म क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और यूनिवेक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। अब देखिए अगर हम देख कुछ पॉइंट है, देखिए नोट्स में देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सीडेक द्वारा भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र लॉन्च किया गया था। अब हम जो देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट है वो है कंप्यूटर के प्रमुख कार्य, ठीक है, यानी फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए फंक्शन ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ते हैं, तो सबसे पहले है डाटा इनपुट। डाटा इनपुट क्या होता है, डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है, डाटा आउटपुट क्या होता है, डाटा स्टोरेज क्या होता है, ये सभी जो है कंप्यूटर के क्या है कार्य है। तो डाटा इनपुट की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा एंट्री किया जाता है और रॉ डाटा जिस पर प्रोसेसिंग किया जाता है उसे इनपुट डाटा कहते हैं। इसलिए इसके लिए इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया आदि का उपयोग किया जाता है डाटा इनपुट के लिए, यानी डाटा को क्या करना है, एंट्री किया जाता है, ठीक है। आप दवा लेने जाते होंगे, ठीक है, या कहीं आप जाते होंगे मॉल हो गया, या कहीं रूम लेते होंगे होटल हो गया, तो उस समय क्या होता है डाटा को क्या किया जाता है, एंट्री किया जाता है, ठीक है। मतलब तो एग्जिट फिर इन करते समय क्या होता है, डाटा को क्या किया जाता है, तो एंट्री किया जाता है। डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है, तो निर्देश का जो एक्सक्यूशन करके डाटा को सूचना में बदलने के लिए की गई गणना को प्रोसेसिंग कहा जाता है। और यह प्रोसेस माइक्रो प्रोसेसर में संपन्न होता है डाटा प्रोसेसिंग। डाटा इनपुट क्या होता है, डाटा आउटपुट क्या होता है, तो डाटा आउटपुट कहने का मतलब है प्रोसेसिंग से जो प्राप्त सूचना होता है उसको यूजर के सामने डिस्प्ले करके डाटा आउटपुट कहलाता है, यानी दिखाया जाना, ठीक है। और इसके लिए आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर से निकाल सकते हैं डाटा, मॉनिटर से डाटा निकाल सकते हैं, या स्पीकर का प्रयोग भी कर सकते हैं डाटा आउटपुट, ठीक है। डाटा स्टोरेज क्या हो गया, तो डाटा को प्रोग्राम को अस्थायी और अस्थायी रूप से स्टोर करना, डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, उसे डाटा स्टोरेज कहलाता है। डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी होता है हार्ड डिस्क। जो हार्ड डिस्क क्या होता है, पहले से ही उसमें इनबिल्ट होता है कंप्यूटर में। अस्थायी रूप से डाटा स्टोर करने के लिए प्राइमरी मेमोरी का इस्तेमाल होता है, जैसे हम लोग मोबाइल में जो मेमोरी कार्ड लगाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है प्राइमरी, यानी बाहर से जो एग्जिट किया जाता है, इन किया जाता है। अब जो हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर की जो है पीढ़ियां
पर नजर पड़ लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की पीढ़ियां। तो देखिए कंप्यूटर की जो है 5 पीढ़ियां विकसित की गई। अभी जो है 1990 से वर्तमान तक ये 5वीं पीढ़ी है, अभी 5वीं पीढ़ी है। तो देखिए सबसे पहले हम अगर प्रथम पीढ़ी की बात करें तो प्रथम पीढ़ी जो है कंप्यूटर 1942 से लेकर 1955 तक ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर चला था। ठीक है, इसका जो सॉफ्टवेयर था वो मशीन भाषा था और बाइनरी संख्या जो था इसका कितना था, 01 था। ठीक है, और ये मेमोरी जो था पेपर टेप और पंच कार्ड था। इसका मेमोरी टाइप कैसा था, पेपर टेप था और पंच कार्ड था प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का। ये जो था मिली सेकेंड में गणना करता था और इसकी जो मशीनी भाषा थी, मशीन भाषा थी, और इसका उदाहरण जो है एनियक जो है प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। ये भी याद रखना है, पूछता है सीधे कि एनियक जो है किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो एनियक जो है प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगर हम दूसरा की बात करें तो दूसरा मेरे भाई मेरा है दूसरा जो है इसका जो अगर बात करें तो 1956 से लेकर 65 तक जो था दूसरा पीढ़ी का कंप्यूटर आया, जिसमें असेंबलर और कंपाइलर ये जो था इसमें सॉफ्टवेयर था, असेंबलर और कंपाइलर। ठीक है, इसमें जो क्या किया गया, पहले पेपर टेप यूज होता था। ठीक है, मेमोरी के रूप में। इसमें जो था चुंबकीय टेप और डिस्क का इस्तेमाल होने लगा दूसरी पीढ़ी में। ये जो था ना मिली सेकंड में नहीं माइक्रो सेकंड में गणना करने लगा, यानी और बेहतर। ठीक है, और ये जो था कोबोल इसकी भाषा थी और प्रोटॉन जो था सेकंड पीढ़ी कंप्यूटर की भाषा थी। जैसे IBM 1401 इसका क्या है, उदाहरण है। सेकंड पीढ़ी कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है, तो IBM जो है 1401 जो है इसका उदाहरण है, ये भी ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हमारा है तीसरा। ठीक है, अगर हम तीसरा की बात करें, तीसरा पीढ़ी कंप्यूटर की, तो तीसरा पीढ़ी कंप्यूटर 66 से 75 के बीच में तीसरा पीढ़ी कंप्यूटर है। और इसमें जो था ना मुख्य हार्डवेयर क्या था, तो इसमें जो था इंटीग्रेटेड चिप लगने लगा। प्रथम वाला में निर्वात ट्यूब हार्डवेयर के रूप में यूज होता था, दूसरा में ट्रांजिस्टर हो गया और तीसरा में जो था इंटीग्रेटेड चिप लगने लगा। इसका जो सॉफ्टवेयर था इंटरप्रीटर था। ठीक है, और ये जो था चुंबकीय स्टोरेज में वृद्धि करने लगा मेमोरी के रूप में। ठीक है, और ये जो था नैनो सेकंड में गणना करने लगा। ठीक है, और ये पास्कल और बेसिक सी जो है इसकी भाषा थी। और IBM जो 360 इसका उदाहरण है तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर का। तो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर एनियक, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर IBM 1401 और तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर IBM 360। ये भी पूछता है कि प्रथम पीढ़ी में कौन सा हार्डवेयर, तो निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था, तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड चिप का इस्तेमाल होता था। ठीक है, अब जो रही बात चौथी पीढ़ी की, तो चौथी पीढ़ी जो है 76 से 89 के बीच चौथी पीढ़ी आई। ठीक है, और इसमें जो है हार्डवेयर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर और VLSI का इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, और इसमें जो सॉफ्टवेयर क्या था हार्डवेयर के रूप में, तो हमने देखा सॉफ्टवेयर में जो है ग्राफिकल यूजर मतलब इंटरफेस यूनिक्स का इस्तेमाल होने लगा। इसमें मेमोरी जो था अर्धचालक मेमोरी था और ये जो था पिको सेकंड में गणना करता था। ठीक है, और इसकी भाषा थी ओरेकल। इसकी भाषा क्या थी, चौथी पीढ़ी कंप्यूटर की भाषा थी ओरेकल। ठीक है, और ये IBM PC हो गया। ठीक है, IBM का फुल फॉर्म याद रखना है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, और एप्पल PC ये सभी जो था चौथी पीढ़ी की था। फिर नेक्स्ट हमारा है पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी 1990 से लेकर अभी तक जो है पांचवी पीढ़ी चल रहा है। इसमें जो था मुख्य हार्डवेयर है ULSI, SLSI, लैपटॉप, इंटरनेट, ये पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर है। इंटरनेट संबंधी और मल्टीमीडिया संबंधित सॉफ्टवेयर इसमें ऑप्टिकल डिस्क और वर्चुअल मेमोरीज का मेमोरी के रूप में यूज होने लगा। और ये जो था फैक्टो सेकंड में बताता था, फैक्टो सेकंड, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो। ठीक है, और इसमें जो अगर भाषा की बात करें तो जावा हो गया, HTML हो गया। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, याद रखना है। और इसका उदाहरण जो है सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, ठीक है, अब जो हम लोग जानने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट, और अगर हम बात करते हैं जैसे आज तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं, तो 5 पीढ़ियां ज्ञात है। IC चिप का उपयोग कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में क्या जाने लगा, देखिए तीसरी पीढ़ी में आपको पता होगा कि IC चिप का इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, IC चिप का इस्तेमाल किस में होने लगा, तीसरी पीढ़ी में होने लगा। प्रथम पीढ़ी में निर्वात टिप, दूसरा पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरा पीढ़ी में इंटीग्रेटेड चिप, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर और पांचवी पीढ़ी में ULSI, SLSI, लैपटॉप, इंटरनेट, ये सभी पांचवी पीढ़ी का उदाहरण है। ठीक है, IC चिप सिलिकॉन की बनी होती है, हम सभी जानते हैं। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर की गति हेतु जो है रैम का विकास हुआ था, यानी रैम का जो विकास हुआ था तीसरी पीढ़ी में ही हुआ था। और कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में इंटरनेट, ईमेल और WW का विकास हुआ। और कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का प्रयोग होने लगा। अब जो हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर के भाग। ठीक है, कंप्यूटर के भाग, तो देखिए कंप्यूटर के भाग की बात करें तो एक होता है सिस्टम यूनिट, दूसरा होता है इनपुट यूनिट और चौथा होता है तीसरा होता है आउटपुट यूनिट। यानी एक तो होता है सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। फिर होता है आउटपुट इनपुट यूनिट और फिर होता है आउटपुट यूनिट। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले सिस्टम यूनिट के बारे में। पहला,
ठीक है। तो सिस्टम यूनिट की बात करें तो यह कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसमें केंद्रीय इकाई क्या होता है, सीपीयू होता है। सिस्टम यूनिट में मेन जो होता है ना सीपीयू होता है, ठीक है। सीपीयू को ही कंप्यूटर के क्या कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है, सेंट्रल जो प्रोसेसिंग यूनिट। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है। सिस्टम यूनिट क्या होता है, एक बॉक्स होता है जिसमें पीसीयू के अलावा कंप्यूटर की कई डिवाइस और सर्किट लगे होते हैं जो एक मुख्य सर्किट मदरबोर्ड से जुड़े रहते हैं। सीपीयू में जो है कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट शामिल होता है। यानी सीपीयू में ही क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट रहता है और मेमोरी यूनिट शामिल होता है। अब हम समझते हैं कि पहले सीपीयू में जो कंट्रोल यूनिट होता है वो क्या होता है। अगर हम बात करते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो सीपीयू में होता है वो क्या होता है, फिर अगर हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट क्या होता है तो वो क्या होता है, उसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए कंट्रोल यूनिट की अगर हम बात करें तो ये कंप्यूटर की जो है समस्त आंतरिक क्रियाओं का संचालन करता है कंट्रोल यूनिट। यह इनपुट आउटपुट की क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है कंट्रोल यूनिट। यह मेमोरी से प्रोग्राम को पढ़ती है और उनकी व्याख्या करता है कंट्रोल यूनिट। यानी मेमोरी से क्या करता है, प्रोग्राम को पढ़ेगा और उनकी व्याख्या करता है। अगर हम बात करते हैं एएलयू और मेमोरी की क्रिया संपन्न करने के लिए निर्देश भी देता है कंट्रोल यूनिट ही। अर्थमेटिक यूनिट की अगर हम बात करें तो एएलयू में एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो अंक गणीय गणनाओं करने में क्या होता है, सक्षम होता है और अंक गणितीय क्रियाओं में जोड़ गुना भाग शामिल होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में ही, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो है हमारा सीपीयू यूनिट होता है जिसमें कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है, ठीक है। इधर आउटपुट होता है, इधर क्या होता है, इनपुट होता है। अब जो हम लोग देखने वाले हैं मेमोरी यूनिट, ठीक है। मेमोरी यूनिट के बारे में हमने देख रहा था, ठीक है। मेमोरी यूनिट क्या होता है कि कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश को संग्रह करने की क्षमता होती है जो कंप्यूटर को क्या करता है, मेमोरी कहलाता है। बिना मेमोरी के कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता है। मेमोरी में प्रत्येक स्थान की एक पहचान संख्या होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एड्रेस कहते हैं। और मेमोरी जो होता है एक अर्धचालक चिप होता है, ठीक है। और इनकी चर्चा हम सबसे पहले आगे करेंगे, ठीक है, मेमोरी यूनिट की। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है पॉइंट क्या है, सेकेंड इनपुट यूनिट, ठीक है। इनपुट और आउटपुट बच गया है, ठीक है। तो इनपुट यूनिट जो होता है वह यूनिट होता है जिसके द्वारा कमांड या जो है इंस्ट्रक्शन लिया जाता है, इनपुट यूनिट कहलाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ठीक है, स्कैनर हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, बार कोड हो गया, रीडर हो गया, ये सभी क्या करता है, कमांड करता है, ठीक है। मतलब इनपुट कहने का मतलब क्या है, कंप्यूटर में इससे क्या डाटा को क्या किया जाता है, लिया जाता है, ठीक है। ये सभी क्या है, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, इससे क्या होगा, ये सभी क्या है, इनपुट यूनिट है। यहाँ भी कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं कंप्यूटर के कुछ उपयोग। जैसे हम सभी जानते हैं कि मौसम संबंधी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मौसम पूर्वानुमान में किया जाता है, अंतरिक्ष संबंधी अनुसंधान में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। अब तो सारी जगह होने लगा, ठीक है। ई कॉमर्स में होने लगा, पुस्तक प्रकाशन और मुद्रण में, शिक्षा में, अभियांत्रिकी में, चिकित्सा में, मनोरंजन में, शोध कार्यों और अनुप्रयोग में भी कंप्यूटर के इस्तेमाल होने लगा है। अब जो हम लोग जानते हैं थर्ड नंबर का, जिसमें हम पढ़ रहे थे आउटपुट यूनिट। इनपुट हमने देख लिया, आउटपुट यूनिट देखते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट जिसके द्वारा लिए गए कमांड व इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करके रिजल्ट दर्शाता है उसे आउटपुट कहते हैं। यानी इन करने के बाद क्या रिजल्ट दर्शाता है, ठीक है। तो जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्लॉटर होगा, ये सब क्या करता है, ये बाहर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, आउटपुट है। यानी इन करने के बाद बाहर भी तो करता है ना, दृश्य भी दिखाता है ना। जैसे प्रिंटर करके क्या करता है, जो कंप्यूटर होता है उसमें से बाहर निकालने का काम करता है, जो भी लेखन हो गया या जो भी डाटा हो गया। तो प्रिंटर हो गया, आउटपुट हो गया। कंप्यूटर इसमें भी बाहर दिखाई देता है, स्पीकर हो गया। गाने किस में है, साउंड किस में है, तो कंप्यूटर में है, लेकिन बाहर हम कैसे सुनेंगे, तो बॉक्स के जरिए सुनेंगे, ठीक है। ये प्रोजेक्टर हो गया, ये सभी क्या है, आउटपुट यूनिट हो गया। अब यहाँ जो है कुछ कंप्यूटर की सीमाएं दी हुई हैं तो उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जैसे कंप्यूटर की सीमाएं में एक तो खर्चीला होता है, ठीक है, बुद्धिहीन ब्रेनलेस होता है, ठीक है, ये विद्युत पर निर्भर होता है और वायरस का खतरा होता है कंप्यूटर की। ये सभी क्या है, सीमाएं हैं। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर और कंप्यूटर सुरक्षा दिवस 30 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये भी याद रखना है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं और कंप्यूटर जो है सुरक्षा दिवस 30 नवंबर को मनाते हैं। तो साक्षरता और सुरक्षा दोनों याद रखना है, 2 दिसंबर और 30 नवंबर दोनों याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर की विशेषता को हम देख लेते हैं। तो कंप्यूटर की विशेषता क्या है कि ये गति में अधिक होता है, शुद्धता होता है, एक्यूरेसी करता है, ठीक है। स्मरण शक्ति इसकी अच्छी होती है, सक्षमता इसकी होती है, व्यापक उपयोगिता यानी वर्सैटिलिटी यानी बहुत सारे चीजों में उपयोग इसका हम कर सकते हैं, स्वचालन होता है, ऑटोमेशन होता है और संग्रह क्षमता होती है, यानी स्टोरेज भी इसमें होती है। अब जो हम लोग समझ लेते हैं कंप्यूटर के प्रकार के बारे में, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो देखिए
कंप्यूटर के अगर हम प्रकार की बात करें तो कार्य के आधार पर 3 प्रकार के कंप्यूटर, आकार के आधार पर 4 प्रकार के कंप्यूटर, उद्देश्य के आधार पर जो है कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए कार्य के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर हो गया, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर हो गया और हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया कार्य के आधार पर। ठीक है, आकार के आधार पर अगर हम बात करें तो एक तो माइक्रो कंप्यूटर हो गया, कौन सा कंप्यूटर हो गया, तो माइक्रो कंप्यूटर हो गया। ठीक है, फिर मिनी कंप्यूटर हो गया, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया और सुपर कंप्यूटर हो गया। ये सभी जो है आकार के आधार पर हो गया। उद्देश्य के आधार पर अगर हम बात करें तो उद्देश्य के आधार पर कौन कौन सा कंप्यूटर हो गया, तो देखिए जो है समान उद्देश्य कंप्यूटर यानी जनरल पर्पज कंप्यूटर और विशिष्ट जो है उद्देश्य कंप्यूटर यानी स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होता है। तो सबसे पहले हम कार्य के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो कार्य के आधार पर की बात करें एनालॉग कंप्यूटर के बारे में, तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, तो देखिए समान भौतिक राशियां के मापन पर आधारित होता है ये एनालॉग। इन कंप्यूटर का उपयोग वहां किया जाता है जहां भौतिक राशियों के निरंतर मापन की आवश्यकता होती है, जैसे इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री और विज्ञान क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें थर्मामीटर हो गया एनालॉग कंप्यूटर हो गया, स्पीडोमीटर क्या होता है एनालॉग कंप्यूटर होता है। ठीक है, भूकंप मापी जो सिस्मोमीटर होता है एनालॉग क्लॉक होता है। ठीक है, और वोल्ट मीटर ये सभी क्या है एनालॉग कंप्यूटर है। अगर हम बात करें डिजिटल कंप्यूटर के बारे में तो देखिए डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है मेरे भाई, कि देखिए डिजिटल कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग डिजिटल युक्तियों में किया जाता है तथा जो डिजिटल सिग्नल का प्रयोग करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तन करके उसके इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले जाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर गणना के साथ लॉजिकल क्रियाएं भी करता है, उदाहरण के लिए डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल घड़ी और कैलकुलेटर इत्यादि। फिर हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, तो देखिए हाइब्रिड अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो देखिए इन कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही गुण विद्यमान होते हैं। जैसे पेट्रोल पंप और कंप्यूटर पेट्रोल की मात्रा में मापन लीटर में दिखाना, उसकी गणना जो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर करता है। जैसे अस्पताल में रोगी तापमान, धड़कन, रक्तचाप आदि को एनालॉग सिग्नल के रूप में ग्रहण कर और फिर उन्हें डिजिटल सिग्नल में बदलकर परिणाम को अंकों के रूप में जो है प्रदर्शित करता है हाइब्रिड कंप्यूटर। फिर अगर हम आकार के आधार पर देखें तो एक माइक्रो कंप्यूटर हो गया, तो देखिए माइक्रो कंप्यूटर ये आकार जो है छोटे और कम कीमत के होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, जो है घर में, कार्यालय में, विद्यालय में ये सभी लगे होते हैं। ठीक है, और इसमें एक जो है सीपीयू भी होता है। इन कंप्यूटरों की संग्रहण क्षमता तथा कार्य करने की गति जो अपेक्षाकृत क्या होती है कम होती है। इन पर समय में एक ही व्यक्ति कार्य करता है, यानी इन पर जो है एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। जैसे डेस्कटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, पॉमटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, टैबलेट हो गया, ये सभी है माइक्रो कंप्यूटर है। अब जो हम देखने वाले हैं वो है मिनी कंप्यूटर क्या होता है। तो देखिए मिनी कंप्यूटर की हम बात करें तो ये माध्यम आकार के समान उद्देश्य वाले कंप्यूटर होते हैं। इसमें जो है मिडरेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मिडरेंज कंप्यूटर कहा जाता है। और ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्यशील, शक्तिशाली एवं अधिक कीमत वाले होते हैं। इसकी ग्रहण क्षमता और कार्य करने की गति अपेक्षाकृत क्या होती है, अधिक होती है। इसमें एक से अधिक सीपीयू होते हैं और इन पर एक समय में एक से अधिक जो है व्यक्ति कार्य कर सकते हैं मिनी कंप्यूटर में। इसका उपयोग जो है बैंक, बड़े ऑफिस और उपयोग होने वाले कंप्यूटर होते हैं। अब देख लेते हैं जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है। तो देखिए मेन फ्रेम में ये कार्य में बहुत बड़े होते हैं मेन फ्रेम। इसकी संग्रहण क्षमता और कार्य करने की गति बहुत अधिक होती है। इस कंप्यूटर पे एक समय में कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, जैसे रेलवे आरक्षण में, बीमा कंपनी में, अनुसंधान संस्था में, एयरपोर्ट आदि पर उपयोग होने वाला कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया। अब हम देख लेते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में 4 नंबर। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ये आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं। इसकी संग्रहण क्षमता, कार्य करने की गति सबसे अधिक होती है। अधिक डिजिटल और उच्च कोटि की सुविधा वाली गणनाएं सुपर कंप्यूटर से ही की जाती है। ये कंप्यूटर सबसे महंगे होते हैं। इन पर भी अनेक व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर की गति की गणना जो है फ्लॉप यानी फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड में की जाती है। इसका उपयोग जो है वैज्ञानिक अनुसंधान, मौसम अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान, रक्षा संगठन, नाभिकीय संयंत्र के नियंत्रण और अनुवांशिक अभियांत्रिकी में उपयोग होने वाले कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। अब देख लेते हैं कुछ जैसे हम सुपर कंप्यूटर के बारे में, यानी विश्व के जो है टॉप सुपर कंप्यूटर कौन कौन है। ये 2020 के डाटा के अनुसार तो फ्रंटियर हो गया, फुगाकू हो गया, लूमी हो गया, लियांडो हो गया, ठीक है, फिर समिट हो गया, सियरा हो गया, सनवेज हो गया, ठीक है, पर्ल मटर हो गया, सेलिन हो गया, टियान हो गया, ये सभी जो है प्रसिद्ध है। उद्देश्य के आधार पर अगर हम बात करें तो देखिए एक तो होता है समान उद्देश्य और दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। तो ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग समान उद्देश्य जैसे दस्तावेज तैयार करना, डेटाबेस बनाना आदि के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप और नोटबुक। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है कि ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग जो विशिष्ट कार्य जैसे आंतरिक विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह आदि के लिए किया जाता है उसे विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर कहते हैं। जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, ये सभी जो है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर है। अब जो हम लोग देख लेते हैं भारत में जो है सुपर कंप्यूटर का विकास। तो देखिए भारत में अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता जो है विजय भाटकर को कहा जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर के पिता कौन है? विजय भाटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर के पिता कहा जाता है। और भारत में सुपर कंप्यूटर का जो विकास हुआ था ना 1980 के दशक में नाल के द्वारा किया गया था, एनएल के द्वारा किया गया था। ठीक है, फ्लो सोल्वर कंप्यूटर के माध्यम से इसकी विकास हुआ था। अगर हम बात करें सीडेक की भूमिका क्या है तो देखिए सीडेक जो होता है ना वो उसका पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग होता है। इसकी स्थापना जो होता है 1988 में मुख्यालय पुणे में स्थित है। ठीक है, और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है परम 8000 है, वर्ष 1991 में सीडेक के द्वारा ही बनाया गया था। और परम सुपर कंप्यूटर के साथ ही सीडेक ने पारस व परुल नाम से 2 सॉफ्टवेयर बनाए जो सुपर कंप्यूटर से संबंधित हैं। अब भारत के टॉप जो है 10 सुपर कंप्यूटर कौन है तो देखिए उसके बारे में भी हम लोग देख ही लेते हैं। देखिए एक तो परम सिद्धि हो गया, फिर प्रत्यूष हो गया, फिर मिहिर हो गया, आदित्य हो गया, जो है कलर ब्लूजम हो गया, जो है सहस्रत हो गया, परम युवा 2 हो गया, पदम हो गया, परम शिवाय हो गया, एका हो गया, अनुपम हो गया और पेश हो गया। कुछ अन्य प्रमुख अगर हम तथ्य की बात करें तो कुछ अन्य प्रमुख तथ्य में क्या है तो देखिए कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं तो उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। यानी कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी भौतिक भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर जो है हम उसे देख ना सकते हैं ना छू सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए उसे दिए जाने वाले निर्देश का प्रोग्राम कहा जाता है। यानी कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर के विकास क्रम को 5 पीढ़ियों में विभक्त किया गया है। यूजर भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर भाषा को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग? निम्न स्तरीय भाषा, असेंबली भाषा और एक होता है उच्च स्तरीय भाषा। सॉफ्टवेयर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंपाइलर, इंटरनेट असेंबलर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सभी क्या है? उदाहरण है। सीमोर क्रे को विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। यानी विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? सीमोर क्रे है। अगर भारत में पूछे कि सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है तो भारत में हमने बताया था विजय भटकर है। ठीक है, और सीमोर क्रे जो है विश्व के सुपर कंप्यूटर के जनक है। विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक किन्हें कहा जाता है? सीमोर क्रे को कहा जाता है। विजय पांडुरंग भटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जो है जनक कहा जाता है। कंप्यूटर निर्माण में प्रसिद्धि के कारण बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बेंगलोर को, ठीक है, तो भारत की जो सिलिकॉन वैली कौन है? बेंगलोर है। 2022 में भारत में बने नए सुपर कंप्यूटर में परम शक्ति हो गया, परम कामरूप हो गया, परम गंगा हो गया, परम अनंत हो गया। ठीक है, परम शक्ति को आईआईटी खड़गपुर ने बनाया, परम कामरूप को आईआईटी गुवाहाटी ने बनाया, परम गंगा को आईआईटी रुड़की ने बनाया और परम अनंत को आईआईटी गांधीनगर ने बनाया। ठीक है, तो कामरूप गुवाहाटी में है, शहर भी है, तो वहां याद रखना है गंगा रुड़की और अनंत जो है गांधीनगर। ठीक है, और शक्ति जो है खड़गपुर। अब यहाँ जो है अन्य संसाधनों द्वारा जो है निर्मित कुछ सुपर कंप्यूटर हैं। जैसे अगर हम बात करें सीडेक के द्वारा जो है परम सीरीज सुपर कंप्यूटर एरावत है। ठीक है, और सीडेक का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ये पुणे है। ठीक है, बार की अगर हम बात करें तो बार के द्वारा जो अनुपम है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई। पर्ल के द्वारा जो है यानी भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद विक्रम 100 है। IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के द्वारा जो है प्रत्यूष है, आदित्य और मिहिर है। IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के द्वारा जो है सहस्त्र है। ठीक है, और DRDO के द्वारा जो पेश है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ICS जो है ISC अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में एरावत को विश्व में जो है वरीयता क्रम में 75वां स्थान रखा गया है। अब जो हम लोग देख लेते हैं वो भी कंप्यूटर भाषाएं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कंप्यूटर अगर भाषा की बात करें तो देखिए क्या होता है? एक तो होता है निम्न स्तरीय भाषा। तो निम्न स्तरीय भाषा की अगर हम बात करें तो देखिए निम्न स्तरीय भाषा क्या होता है? कंप्यूटर की निम्न स्तरीय भाषा, असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, तो ऐसी भाषा जिसे कंप्यूटर सीधे समझ सकता है, ठीक है, उसे निम्न स्तरीय भाषा कहता है। ठीक है, और ये केवल जो है 0, 1, 2 अंकों के प्रयोग से निर्मित कोड में लिखी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मशीनी भाषा और बाइनरी कोड। असेंबली भाषा की बात करें
तो निम्न स्तरीय भाषा में प्रोग्राम लिखने में आने वाली मुश्किलों को दूर करने के लिए जो है असेंबली भाषा का निर्माण किया गया था, और इसमें 01 इस्तेमाल न करके अक्षर और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें सिंबल भी कहा जाता है। उच्च स्तरीय भाषा की अगर बात करें तो ऐसी भाषा जिन्हें कंप्यूटर सीधे नहीं समझ सकती उच्च स्तरीय भाषा कहलाती है, और यह भाषा यूजर के समीप और हार्डवेयर से दूर होते हैं, और यह मशीन पर निर्भर नहीं करती है, और इस भाषा में संख्या, अंग्रेजी अक्षर और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जो है कोबोल, बेसिक, पास्कल, प्रोलॉग। उच्च स्तरीय भाषा 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उच्च स्तरीय भाषा कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक तो प्रोसीजरल भाषा हो गया, फिर नॉन प्रोसीजरल भाषा हो गया, और जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा हो गया। तो प्रोसीजर भाषा जो होता है ना, इस भाषा में प्रोग्राम में निर्देशों के क्रम में लिखकर उन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है, जैसे प्रोटॉन, कोबोल, बेसिक और पास्कल सी। नॉन प्रोसीजरल भाषा जो हो गया, इस भाषा में क्यूरी लैंग्वेज पर आधारित होता है, और इसे जो है चौथी कंप्यूटर पीढ़ी की भाषा भी कहा जाता है, उदाहरण के लिए एसक्यूएल, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा जो हो गया, इस भाषा में डेटा और फंक्शन को एक साथ यूज किया जाता है, जिसे क्लास कहा जाता है, और क्लास को ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम यहाँ जो हम लोग देखने वाले हैं, कुछ उच्च स्तरीय भाषा देखते हैं और उनके जो है अनुप्रयोग देख लेते हैं। तो देखिए, एक फॉर्टेन हो गया, जिसे फॉर्टेन का फुल फॉर्म याद रखना है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, 1957 में, ठीक है। ये जो है प्रोग्रामर के एक समूह द्वारा, जिसका नेतृत्व जो है जॉन बेकस ने किया था, फोटोन का, ठीक है। और इसका जो अनुप्रयोग क्षेत्र गणितीय कार्य और जो गणना करने के लिए किया जाता है, और प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई ये सर्वप्रथम भाषा है, कौन सा? फोटोन है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट एल्गोल। एल्गोल को जो है एल्गोरिथम लैंग्वेज कहा जाता है, इसका विकास हुआ था 1958 में। अमेरिका और जो है यूरोपियन कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने जो समूह रूप में विकसित किया था, ठीक है, सामूहिक रूप से विकसित किया था एल्गोल का, और वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग कार्यों में उपयोगी है ये, ठीक है, और गणितीय गणना में पूर्ण रूप से सक्षम है। नेक्स्ट हमारा है लिप्स। अगर लिप्स की बात करें, इसे लिस्ट प्रोसेसिंग कहा जाता है, इसका विकास 1958 में हुआ था। MIT इंस्टीट्यूट ऑफ जॉन के मैकर्थी द्वारा विकसित किया गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उपयोगी है ये लिप्स। कोबोल। कोबोल जो होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, 1958 में इसका विकास हुआ था। अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक प्रेस हुपर द्वारा इसका विकास किया गया था, और व्यावसायिक जो है हितों में इसका इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट है बेसिक। बेसिक का होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, 1964 में इसका आविष्कार हुआ था। जॉन जॉर्ज कैमी और थॉमस यूजिन कुटीज ने विकसित किया था, वैज्ञानिक और व्यावसायिक कार्यों में उपयोग था ये। नेक्स्ट हमारा है पास्कल। पास्कल की हम बात करें तो 1970 में विकास हुआ था, निकोलस विर्थ के द्वारा इसका विकास किया गया था, शिक्षण कार्य के लिए इसका जो है उपयोगी है, और इसमें जो है SPT यानी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक की सुविधा दी गई है। नेक्स्ट है हमारा है सी। सी का विकास हुआ था 1972 में। डेनिस रिची ने नोकिया बेल लैब्स में इसका विकास किया था, और सॉफ्टवेयर निर्माण में उपयोगी है सी। तो फोटोन, एल्गोल, लिप्स, कोबोल, बेसिक, पास्कल, सी, ये सभी क्या है? भाषा है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं कोमोल की, तो कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज है, इसका विकास 1973 में हुआ था। डेनमार्क के जो है बेनेडिक्ट जो है लाफस्टॉड और बोज क्रिस्टसन द्वारा विकास किया गया था, शिक्षण कार्य में उपयोगी है, और बेसिक और पास्कल भाषा से मिला जुला रूप भी है। नेक्स्ट हमारा है कि सी प्लस। सी प्लस जो है 1983 में, और ब्रेजेन स्टॉर्सअप ने नोकिया बेल लैब्स में विकास किया था, सॉफ्टवेयर, ऑब्जेक्ट और प्रोग्रामिंग के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट हमारा जावा। जावा की बात करें तो 1995 में जेम्स गोसलिंग के द्वारा इंटरनेट आधारित है, और C++ का जो है डेरिवेटिव इसमें हुआ था। रूबी की अगर हम बात करें 1995 में विकास हुआ था। एवकारो जो है मुत्सुमोतो के द्वारा विकास किया गया था, और इंटरनेट आधारित प्रोग्रामिंग क्षेत्र में उपयोगी है, और यह ओपन सोर्सेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट हम देख लेते हैं, बेसिक कंप्यूटर सेट। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सबसे पहली कंप्यूटर थी? तो देखिए, पुणे में विकसित किया गया था, भारत का प्रथम जो था सुपर कंप्यूटर कौन था? तो हम सभी जानते हैं विज्ञान हो गया, परम हो गया, तो हम सभी जानते हैं कि कौन सा है? तो परम है, ठीक है, कौन सा है? परम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि भारत का पहला जो है कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला जो कंप्यूटर जो स्थापित किया गया था वो भारतीय सांख्यिकी संस्था, ठीक है, कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। तो याद रखना है, इंडियन जो है सांख्यिकी संस्था कहाँ है? तो कलकत्ता में इसका जो है स्थापना किया गया था। नेक्स्ट हमारा है कि कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित जो करता है वो क्या, कौन सा कंप्यूटर है? एनालॉग है, डिजिटल है, कौन सा? हम सभी जानते हैं, इसके बारे में उदाहरण में हमने पढ़ा था कि हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा है, डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, एनालॉग कंप्यूटर कौन सा है। नेक्स्ट है कि एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? तो डिजिटल घड़ी के बारे में भी हमने बताया था कि ये जो है एम्बेडेड कंप्यूटर का उदाहरण है डिजिटल घड़ी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो देखिए, लैपटॉप की अगर हम बात करें तो लैपटॉप देखिए ये मिनी कंप्यूटर है। लैपटॉप के बारे में हमने बताया था कि मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है,
ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारत में जो है सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है, तो हम सभी जानते हैं कि बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किस पीढ़ी में किया जाता है, तो देखिए आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है इसका इस्तेमाल किस पीढ़ी में किया जाता है, तो 5वीं पीढ़ी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो हम सभी जानते हैं कि सीपीयू को जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट है कि एक कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो देखिए कंप्यूटर को जब हम ऑन करते हैं तो ऑन करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बूटिंग कहा जाता है। निम्न में से कौन सा मदरबोर्ड का भाग नहीं है, तो मदरबोर्ड का अगर हम भाग का बात करें तो सर्किट है, यूएसबी पोर्ट है, पावर कनेक्ट है, यूआरएल नहीं है। यूआरएल क्या है, यूनिफॉर्म जो है सर्च लोकेटर होता है ना, तो यूआरएल जो होता है रिसर्च लोकेटर होता है, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। तो कहने का मतलब मदरबोर्ड का भाग नहीं है, तो सॉकेट होता है, पावर कनेक्ट होता है, यूएसबी पोर्ट होता है, यूआरएल नहीं होता है। नेक्स्ट है कि यूपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है, यूपीएस। यूपीएस हम सभी जानते हैं कि यूपीएस का जो है अन जो है मतलब अन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है, यूपीएस का फुल फॉर्म। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आईसी चिप किसकी बनी होती है, तो हम सभी जानते हैं कि आईसी चिप जो बना होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। आईसी चिप किसकी बनी होती है, तो आईसी चिप जो बनी होती है सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, हम सभी जानते हैं कि 2 दिसंबर को मनाया जाता है। मिनी कंप्यूटर कहा जाता है, तो देखिए मिनी कंप्यूटर जो है किसको कहा जाता है, हम सभी जानते हैं कि मिनी कंप्यूटर जो मिनरेज को मिनी कंप्यूटर कहा जाता है, मिनी कंप्यूटर को मिनरेज कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि बहुत छोटे जो है पोर्टेबल कंप्यूटर जो हमारे हाथों में फिट बैठ जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो हमारे हाथों में जो है फिट बैठ जाता है उसे पाम टॉप कहा जाता है। पाम मतलब हाथ होता है, पाम टॉप। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि पहला जो है पोर्टेबल कंप्यूटर कौन था, तो पहला हम सभी जानते हैं कि पोर्टेबल कंप्यूटर जो था ओसबर्न 1 था। पहला पोर्टेबल कंप्यूटर कौन था, ओसबर्न 1 था। नेक्स्ट हमारा है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है, तो देखिए कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को जो मापते हैं हम हर्ट्ज के द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा मापते हैं, तो हर्ट्ज के द्वारा मापते हैं। एक जो है बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो देखिए हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो सिस्टम यूनिट में होता है, सीपीयू। एसएमपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है, तो देखिए एसएमपीएस की अगर हम बात करें तो एसएमपीएस का पूर्ण होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, याद रखना है, स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन की कंप्यूटर सिस्टम में डाटा एंड टाइम कहाँ स्टोर होता है, तो देखिए कंप्यूटर सिस्टम में डाटा और टाइम जो होता है ना सीमॉस में होता है। कहाँ पे होता है, सीमॉस में होता है। तो हमारा जो है कंप्यूटर का पहला टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है।